वेलकम स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर के ऑप्शनल पेपर कोड A050603T, जिस पेपर का नाम है सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। आज हम इसकी 5th यूनिट देखने जा रहे हैं। 5th यूनिट का नाम है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया, यानी कि जो कृषि का कमर्शियलाइजेशन कर दिया गया उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आज हम इसके देखेंगे 1 to 15 क्वेश्चन इस पार्ट में, और ये इस वीडियो का पहला पार्ट है। क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कृषि के व्यवसायीकरण में रुचि रखती थी, कृषि के व्यवसायीकरण में रुचि नहीं रखती थी, कृषि के नियंत्रित व्यवसायीकरण में रुचि रखती थी, या कृषि को द्वितीयक व्यवसाय बनाना चाहती थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि के नियंत्रित व्यवसायीकरण में रुचि रखती थी। इसका मतलब कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो चाहती थी कि कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया जाए। देखिए, कृषि का व्यवसायीकरण का मतलब क्या है वो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो ब्रिटिश नीतियां और राजस्व दबाव है, जैसे कि ब्रिटिश सरकार जो होती थी उसने बहुत अधिक लगान लगाया। उसके अलावा किसान ने नकद में कर देना पड़ता था किसान को, इसलिए उन्हें अपनी फसल बेचनी पड़ती थी। देखिए, अब से पहले अलाउद्दीन खिलजी हो या कोई भी मुगल शासक हो, तो उसमें कुछ में क्या था कि नकद में लेते थे टैक्स, और कुछ में क्या होता था कि फसल ले ली जाती थी, फसल का एक हिस्सा ले लिया जाता था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, इन्होंने कहा कि हमें लगाना पैसे में ही दीजिए, क्योंकि वो उसको उनका क्या करना है फसल का, उनको तो पैसा चाहिए। पैसा चाहिए, मनी चाहिए, तो उससे अपना वो कच्चा माल खरीदेंगे। कच्चा माल खरीद के वो इंग्लैंड पहुंचाएंगे, फिर वहां से फिर वो जब इधर पहुंचा देंगे, सप्लाई कर देंगे बना हुआ तैयार माल, फिर उससे जो पैसा होगा उससे फिर कच्चा माल खरीद लेंगे। उसके अलावा जो प्रॉफिट होगा वो पूरा का पूरा किसके पास रह जाएगा? अंग्रेजी सरकार के पास, ब्रिटिश सरकार के पास रह जाएगा। अब नकदी फसलों की मांग भी गई। ब्रिटेन में उद्योगों के लिए कपास, जूट, नील, चाय आदि की मांग बढ़ गई। किसानों को इन कैश क्रॉप को उगाने के लिए मजबूर किया गया। देखिए, कैश क्रॉप का मतलब ये है कि वो फसलें जो खाने के लिए नहीं उगाई जाती हैं। जैसे गेहूं है, गेहूं को आप खाने के लिए यूज करेंगे। मक्का, बाजरा, चावल, तो ये सब तो हो गई, सिंपल फसलें हो गई। लेकिन जिसको आपका उद्देश्य ये है कि सीधे सीधे हमें इसको बेचना है और पैसा कमाना है, जैसे कि वो खाने में यूज नहीं आएंगे। जैसे फूल की खेती हो गई, नील की खेती हो गई, चाय की खेती हो गई, कॉफी की खेती हो गई, और ये सब इस तरीके की। जैसे गन्ना भी एक नकदी फसल में ही आता है, क्योंकि उसको क्या करते हैं लोग, सीधा या तो उससे गन्ना वन्ना बन जाता है, अदरवाइज तो वो मिल में जाता है गन्ना और वहां से उसकी चीनी बन जाती है। तो बोते हुए किसान के मन में ये रहता है कि इसको बस सीधा यहाँ से काटना है और मार्केट में बेच देना है। ठीक है, तो ये आपको नकदी फसल का समझ आया होगा। रेलवे और परिवहन का विकास भी था। रेलवे के कारण फसलों को बाजार और बंदरगाह तक पहुंचाना बहुत आसान हो गया था, और भारत विश्व बाजार से जुड़ गया। कृषि उत्पादन अब स्थानीय जरूरतों के बजाय निर्यात की वस्तुएं हो गई। महाजन से ऋण लेना पड़ता था, कर्ज चुकाने के लिए बाजार में फसल बेचनी पड़ती थी। पहले किसान अपनी जरूरत के लिए खेती करता था, अब जो किसान खेती कर रहा है वो बाजार की डिमांड, यानी मार्केट की जो डिमांड है इसके अनुरूप करने लग गया। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि के नियंत्रित व्यवसायकरण में रुचि रखती थी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अंग्रेजी शासन की अवधि में कुल मिलाकर भारतीय कृषि में सुधार नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेजी शासक वैज्ञानिक कृषि में रुचि नहीं लेते थे। अंग्रेजी शासकों को भारतीय कृषि की क्षमता का ज्ञान नहीं था। भारतीय कृषि में अंग्रेजों के विशेष हित थे। भारत में अकालों का प्राबल्य था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय कृषि में अंग्रेजों के विशेष हित थे। ठीक है, यानी कि वो अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट कमाना चाहते थे भारत की कृषि से। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक फसल के उत्पादन को अंग्रेजों ने विशेष प्रोत्साहन दिया? चाय, नील, जूट, गन्ना। बताइए, इसमें व्यावसायिक फसल के उत्पादन ने, वैसे तो सारी ही क्या बोलते हैं कैश क्रॉप है, व्यावसायिक फसल है।
आपको बताना है कि इसमें से किसको अंग्रेजों ने विशेष प्रोत्साहन दिया। चाय को, ये जो फोर्थ में दिख रहा है ये, नील को जो ऊपर दिख रहा है, जूट जो इधर सेकंड में दिख रहा है, या गन्ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चाय। तो चाय को अंग्रेजों ने काफी विशेष प्रोत्साहन दिया, क्योंकि इससे इसको कमा करके, इसको बेच करके वो अच्छा प्रॉफिट कमा पा रहे थे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सन 1913-14 में भारत मूंगफली की उपज का कितने प्रतिशत भाग निर्यात कर रहा था? यानी कि 13-14 के अराउंड, यानी कि वर्ल्ड वार के अराउंड, जो मूंगफली थी उसका कितना हिस्सा भारत निर्यात कर दे रहा था, भेज दे रहा था, बेच दे रहा था बाहर? 73%, 35%, 41% या 51%? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 51%। तो 51% भारतीय मूंगफली की उपज का भारत निर्यात कर दे रहा था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। सन 1900 और 1920 के बीच अंतर्राष्ट्रीय मंडियों में किसकी मांग बहुत अधिक रही? जूट, पटसन, चना या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जूट। तो यानी कि जूट की डिमांड काफी बढ़ गई थी, कब? अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में 1900 से 1920 के बीच में। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। व्यवसायीकरण से क्या क्या लाभ हुए? ग्रामीण शहरी संपर्क बढ़ गया, अर्थव्यवस्था का एकीकरण हो गया, मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रसार हो गया, या ये सभी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। यानी कि जब कृषि का व्यवसायीकरण हो गया, व्यवसायीकरण का मतलब मैंने आपको बताया ही, जैसे जो कृषक हैं वो सिर्फ खेती खाने लायक फसलों को नहीं उगा रहे थे, उसके अलावा वो ऐसी भी फसलों को उगा रहे थे जिनको बेच करके तुरंत पैसा मिल जाता था, जिनको क्रैश क्रॉप कहते हैं, जैसे कि गन्ना, चाय, जूट, कॉफी, ये सब। तो इससे क्या हुआ कि ग्रामीण और शहरी संपर्क बढ़ा, अर्थव्यवस्था का भी एकीकरण हो गया, और मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रसार हो गया, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो लेन देन हो रहा है वो कैश में ही हो रहा है, मुद्रा के रूप में ही हो रहा है। इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 18वीं सदी के मध्य में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं थी। यानी कि भारत से कौन कौन सी वस्तु भेजी जाती थी बंगाल से, ये देखें। कच्चे कपास, तिलहन और अफीम, चीनी, नमक, जस्ता और सीसा, तांबा, चांदी, सोना और चाय, कपास, रेशम, शौरा और मसाले। ये बात कर रहे हैं 18वीं सदी। 18वीं सदी कौन सी होती है ये आप जानते ही होंगे। जैसे कि ये अभी है 2026, तो ये चल रही है कौन सी, 21वीं सदी। और इसी तरीके से फिर 18वीं सदी का मतलब क्या हो जाएगा कि ये 1701 से लेकर के 1799 तक की सदी की बात चल रही है। तो तब क्या होता था निर्यात? ऑप्शन डी, यानी कि कपास, रेशम, चौरा और मसाले, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से निर्यात करके ले जाती थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कमियोटी प्रथा का प्रचलन किस प्रदेश में था? गुजरात, पंजाब, बिहार, मद्रास? गेस कीजिए इसका सही जवाब। आंसर पर जाने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि कमियोटी प्रथा क्या थी। ये एक तरीके की बंधुआ मजदूरी थी। बंधुआ मजदूरी क्या होती है? यानी कि जो मजदूर होता है उसमें वो अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करता है, वो किसी और की इच्छा के अनुरूप ही कार्य करेगा, और वो स्वतंत्र भी नहीं होता है, एक गुलाम जैसी स्थिति लगभग उसकी होती है। और इस स्थिति में अगर मान लो उसकी डेथ हो जाती है किसी बंधुआ मजदूर की, जो उसका बच्चा है वो भी उसी में ही आ जाता है, और उसके लिए उसको कोई खास पेमेंट भी नहीं किया जाता। तो इसमें गरीब किसान या मजदूर कर्ज के बदले किसी जमींदार या महाजन के यहाँ काम करने को मजबूर हो जाता था। जैसे मान के चलिए कोई महाजन है, उससे किसी किसान ने कर्ज लिया, अब वो कर्ज चुका नहीं पाया, और उसके पास और कुछ चुकाने के लिए है भी नहीं, क्योंकि जमीन तो वो अपनी पहले ही दे चुका है। तो उसके बाद वो उसके वहां बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करने लगता था। ठीक है, ये कृषि व्यवस्था और ग्रामीण सामाजिक जो आर्थिक व्यवस्था थी उससे जुड़ा हुआ था। तो ये जो मजदूर था, मजदूर को कहा जाता था कमिया। कमिया इसी से बना है कम्यूनिटी। तो मजदूर होता था वो कर्ज लेता था, और बदले में वो मेहनत करता था, श्रम देता था, यानी कि मेहनत जो भी काम करवाना हो महाजन या कोई भी उससे करवा सकता था।
कर्ज अक्सर बढ़ता रहता था, इसलिए मजदूर लंबे समय तक बंधा रहता था। कई बार यह प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहती थी। जैसे मान के चलिए कोई एक व्यक्ति है, वो उसको पूरा नहीं कर पाया, तो बाद में आने वाला उसका बेटा या बेटी है, उसको भी उसी में लगा दिया जाएगा, यानी कि वो कर्जा चुकाएगा। कैसे? वो वहां मेहनत करता रहेगा। वही था बंधुआ मजदूर। और ये मुख्यतः था बिहार और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में। कारण क्या था इसका? कारण यही था कि गरीबी और कर्जा बहुत था, उच्च लगान थी, ब्रिटिश सरकार की कुछ नीतियां थी, और परिणाम ये था इसका कि मजदूरों का शोषण हुआ, सामाजिक असमानता में वृद्धि हुई, आर्थिक स्वतंत्रता का अभाव हुआ। तो मुझे लगता है अभी तो आप तक इस गैस कर ही लिया होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। तो बिहार में जो मजदूर था, जो कमियां था, उसको बंधुआ मजदूर के रूप में, यानी कि कर्ज ना चुका पाने की वजह से किसी भी महाजन के घर उसको एक बंधुआ मजदूर के रूप में काम करना पड़ता था। और अगर वो उस काम कर करके कर्जा नहीं चुका पाया, तो जो उसकी आने वाली पीढ़ी है, जैसे मान के चलिए उसका पोता बेटा, ये सब को उसके पास काम करके अपना कर्ज चुकाना पड़ता था। ठीक है? तो यही था क्या प्रथा? कमियोटी प्रथा। अब क्योंकि यहाँ मजदूर है, मजदूर का नाम है जिसको कहते हैं कमिया, इसी से एक शब्द बन गया है कमियोटी प्रथा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तमिलनाडु के बंधुआ खेत मजदूर कृषि दास कहलाते थे। जैसे अभी बिहार में कहला रहे हैं कमियोटी प्रथा या कमिया, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि तमिलनाडु में क्या कहते थे उनको? कनिया, हाली, पनियाल या इलगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इलगे। तो तमिलनाडु में बंधुआ मजदूर को कहते थे इलगे, और बिहार में कह रहे थे कमिया, और इसी से रिलेटेड थे कमियोटी प्रथा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कृषि को वाणिज्यीकरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है इसमें। नकद फसल का उत्पादन बढ़ा, क्षेत्रीय आधार पर कृषि उत्पादन की विशिष्टीकरण हुआ, वाणिज्यीकरण की नीति से किसानों की माली हालत सुधरी, इससे जमींदार ऋणदाता व्यापारी तंत्र को स्थापित किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वाणिज्यिकरण से नीति से किसान की माली हालत सुधरी। ऐसा नहीं था, उससे किसान की माली हालत नहीं सुधरी, क्योंकि इसमें देखेंगे, इसमें ना दो तीन लेयर हैं। जो जो नकदी फसल का उत्पादन करवा रहा है वो जमींदार है, वो खुद नहीं खेती कर रहा है। उसमें खेती के लिए उसने कुछ बंधुआ मजदूरों को लगा रखा है, जैसे तमिलनाडु के लगे, बिहार की कमियोटी प्रथा के कमियां। तो इन सब को लगा करके तो किसान की स्थिति तो अभी भी खराब ही है। दूसरा, मान लो अगर वो अपने खेत पर भी कैश क्रॉप कर रहा है, तो भी उस स्थिति में उससे पूरा का पूरा जो जितना भी वो कमा रहा है, वो सब टैक्स के रूप में चला जा रहा है ब्रिटिश इंडिया के पास। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न। 19वीं शताब्दी में किसान विकास न होने का कारण क्या था? किसान के पास पूंजी न होना, सरकारी नीतियां, अनुपस्थित भू स्वामित्व, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कि ये सारे ही कारण थे जिससे 19वीं शताब्दी में कृषि विकास नहीं हो पा रहा था। एक तो किसान के पास पूंजी नहीं थी। पूंजी का मतलब होता है कोई एक पैसा जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि आपके पास जो पैसा होगा ना, उसी पैसे को ही पूंजी कहा जाता है। अर्थ जो होता है ना, अर्थशास्त्र जो होता है या इकोनॉमी जो होता है, इकोनॉमी में कुछ ऐसे ही टर्म्स होते हैं। उसमें पूंजी का मतलब होता है क्या, कि आपके पास कितना मनी है, कितना पैसा है, जिससे आप इन्वेस्ट करके या निवेश करके किसी भी काम को शुरू कर सकते हो। तो एक तो किसान के पास पूंजी नहीं थी, सरकारी नीतियां भी ऐसी थी कि उसको वो कुछ हेल्प नहीं करते थे, बल्कि उसका जितना भी वो कमा पा रहा है, जितना भी उगा पा रहा है, सब उससे छीन लिया जाता था। दूसरा, अनुपस्थित भू स्वामित्व, लैंडलेस लेबर, यानी कि जो किसान थे, कुछ किसान ऐसे थे जिनके पास खुद की जमीन नहीं थी, वो किसी और की जमीन पर खेती कर रहे थे। तो उस स्थिति में भी किसानों का या कृषि का कोई भी विकास नहीं हो पा रहा था। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, भारतीय स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण।
तो मैंने आपको बताया कि भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो चुका था 19वीं शताब्दी में। तो आर्थिक तौर पर देखें तो 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन ने क्या दिया, ये कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया। कृषि के वाणिज्यीकरण का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जो किसान फसल उपजा रहा है, पहले वो सिर्फ खाने के लिए होती थी, अब ज़रूरी नहीं है कि जो कृषि में खेतों में जो फसल उपजा रही है वो खाने के लिए ही हो। इसके अलावा वो कैश क्रॉप भी थी, यानी कि जिनको खाने के उद्देश्य से नहीं उगाया जाता बल्कि उनको बाजार में बेचने के उद्देश्य से ही उगाया जाता है। जैसे गन्ना, जैसे चाय, जैसे जूट। अब जूट को खाएगा थोड़ी कोई। अब जूट से जो रस्सी वस्सी बनेगी उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, बेचने के काम आएगा। गन्ना है, गन्ने से गुड़ बनेगा या चीनी बनेगा। चाय है, चाय को कोई खाएगा भी तो कितना ही खाएगा, उसको तुरंत प्रभाव से उसको बेच दिया जाएगा मार्केट में और वहां से पैसा ले लिया जाएगा। कपास, कपास का भी काम यही है कि कपास को काट करके या कैसे भी करके उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, वो बेचने के काम ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप समझ पाए होंगे कि कृषि का वाणिज्यीकरण क्या है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी का कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी या धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह देना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह देना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो भी धनिक वर्ग था, जिसके पास पैसा था, वो भू संपत्ति में निवेश करने को ज्यादा प्रायोरिटी देता था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। सन 1914 ईस्वी तक भारत किन फसलों का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया? यानी कि 1914 तक भारत ऐसे कौन कौन से सामान थे जिनका बहुत ज्यादा निर्यात करता था, बहुत ज्यादा उनको बाहर भेजता था, बेचता था? रेपसीड, सरसों, मूंगफली या एओसी दोनों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एओसी दोनों। यानी कि रेपसीड और मूंगफली दोनों का ही भारत 1914 तक बहुत बड़ा निर्यातक बन चुका था। अब मूंगफली तो आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन आपको लगेगा कि रेपसीड क्या है। देखिए, रेपसीड होता है कोई भी तिलहन। तिलहन मतलब उससे तेल निकाला जा सकता है। ऐसा कोई बीज, जैसे सरसों हो गया, तिल हो गया, तो उससे क्या किया जा सकता है, उससे तेल निकाला जा सकता है। बाद में उसका वो बन जाएगा उनके खाने के लिए पशु चारा, जैसे ऑयल केक जिसको खल कहते हैं, पता नहीं आप समझते हैं या नहीं। और बाकी उसका औद्योगिक उपयोग भी हो जाएगा, जैसे साबुन में, पेंट में, ये सब। तो इसको कहा जाता है रेपसीड। जैसे कि सरसों, राई, तोरिया या और भी बहुत सारे ऐसे कुछ बीज कह लीजिए जिनसे कि तेल निकाला जा सकता है और बाद में उसको पशु चारे के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न आज का। 1820 ईस्वी के दशक तक भारत से होने वाले यूरोपीय व्यापार का स्वरूप बदल गया। ब्रिटेन में होने वाले निर्यात में पक्के माल का अंश बढ़ गया। भारत के साथ होने वाली यूरोपीय व्यापार के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, या भारत का अमेरिका के साथ व्यापार होने लगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत से होने वाले यूरोपीय व्यापार का स्वरूप बदल गया। तो पहले अलग तरीके का होता था व्यापार, कैसे कि मसाला, कपड़ा, ये सब वो ले जाते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी उन्होंने उसको कैश क्रॉप में कन्वर्ट कर दिया और भी जो उनका तरीका था वो सब बदल गया। ठीक है, तो इसका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ ये यूनिट 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी इसका सेकंड पार्ट। लाने की जरूरत है नहीं क्योंकि मुझे लगता है इसी में सब निपट गया है। हम्म तो ये आपका यूनिट 5 यहीं कंप्लीट हो जाती है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो ये आपकी 5th यूनिट यहाँ कंप्लीट होती है। इसमें आपको कोई दूसरा पार्ट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसी को पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।